दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर 10 साल में लोगों की गिनती तो होती है, लेकिन उन लोगों के पीछे की सामाजिक सच्चाई को क्यों छुपाया जाता है? हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना की, कास्ट सेंसस की। यह शब्द आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कोई इसे सामाजिक न्याय की चाबी कहता है, तो कोई इसे देश को बांटने की साजिश कहता है। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर 1931 के बाद से भारत में जातियों का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। आज की इस वीडियो में हम इतिहास, वर्तमान राजनीति और सरकार के डर के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। भारत में आखिरी बार व्यापक तौर पे जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों के समय हुई थी। तब से लेकर आज तक हम उसी पुराने डेटा या अनुमानों के आधार पर आरक्षण और सरकारी नीतियां बना रहे हैं। 2011 में SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसका डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। समाज शास्त्रियों का मानना है कि जब तक हमारे पास सटीक डेटा नहीं होगा, हम यह कैसे जानेंगे कि किस जाति के कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिना संख्या जाने बजट का आवंटन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सामाजिक न्याय के लिए डेटा सबसे बुनियादी जरूरत है। मंडल आयोग ने 1980 के दशक में 1931 के डेटा का उपयोग करके ओबीसी की आबादी 52% बताई थी, लेकिन आज कई क्षेत्रीय दलों का दावा है कि यह संख्या 60% से ऊपर हो चुकी है। विपक्ष का सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार हिंदू एकता के अपने नैरेटिव को टूटने से बचाना चाहती है। आरोप लगाया जाता है कि अगर पिछड़ों और दलितों की सही संख्या सामने आ गई तो वे अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, जिससे सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को तकनीकी खामियों का हवाला देकर दबा दिया गया। आलोचकों का कहना है कि सरकार के पास डेटा है, लेकिन वह इसे इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि इससे आरक्षण की 50% की सीमा को चुनौती मिलेगी। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि देश के बड़े संसाधनों, मीडिया, न्यायपालिका और कॉरपोरेट जगत में मुट्ठी भर ऊंची जातियों का कब्जा है। जाति जनगणना इस अघोषित कब्जे की पोल खोल देगी, इसीलिए सरकार इसे टाल रही है। सरकार का आधिकारिक रुख रहा है कि जाति जनगणना करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर, प्रशासनिक दुस्वप्न है। भारत में हजारों उपजातियां और गोत्र हैं। लोग एक ही जाति को अलग अलग नामों से लिखते हैं, जिससे डेटा को वर्गीकृत करना बहुत कठिन हो जाता है। सरकार और कुछ विचारकों का तर्क है कि इससे समाज में जातिवाद और गहरा होगा। लोग फिर से अपनी पहचान केवल जाति के आधार पर देखने लगेंगे, जिससे न्यू इंडिया के विकास के एजेंडे को नुकसान पहुंच सकता है और देश 1990 के मंडल युग में वापस जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है। यदि जनगणना में ओबीसी आबादी बहुत ज्यादा निकलती है तो आरक्षण बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, जिससे कोर्ट और सरकार के बीच टकराव पैदा होगा। अगर डेटा आता है तो सबसे बड़ी पोल संपत्ति के वितरण पर खुलेगी। यह साफ हो जाएगा कि देश की कितनी संपत्ति किन जातियों के पास है। यह डेटा दिखा सकता है कि आबादी में कम होने के बावजूद कुछ खास वर्गों का दबदबा हर क्षेत्र में है। कई ऐसी छोटी पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें कभी राजनीति में जगह नहीं मिली। बड़ी पिछड़ी जातियां सारा फायदा ले जाती है। जनगणना से इन अति पिछड़ों की पहचान होगी, जिससे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति भी खतरे में पड़ सकती है। यह भी सामने आएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी किन जातियों तक बिजली, पानी और पक्का मकान नहीं पहुंचा है। यह सीधे तौर पर सरकारों की दशकों की विफलता को उजागर कर देगा। अक्सर यह डराया जाता है कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि बीमारी को छुपाने से इलाज नहीं होता है। अमेरिका में भी नस्लीय जनगणना, रेशियल सेंसस होती है, जिससे वहां अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर नीतियां बनती है। जाति जनगणना विभाजन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता है। जब हमें पता होगा कि कौन पीछे छूट गया है, तभी हम उसे साथ लेकर चल पाएंगे। यह सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में बदलने का एक जरिया हो सकता है।
जाति जनगणना का सबसे बड़ा डर सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि आर्थिक असमानता का नंगा सच सामने आना है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और जेएनयू के एक साझा अध्ययन के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का लगभग 41% हिस्सा केवल उच्च जातियों अपर कास्ट के पास है, जबकि उनकी जनसंख्या का अनुमान काफी कम है। यदि जनगणना होती है तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि देश के 10% कॉर्पोरेट वोट्स और 90% बड़े मीडिया घरानों के निर्णय लेने वाले पदों पर किस वर्ग का कब्जा है। सरकार इसीलिए हिचकिचाती है क्योंकि यह डेटा पूंजीवाद और जातिवाद के गठजोड़ को सार्वजनिक कर देगा। एक बड़ा तर्क यह है कि ओबीसी के भीतर कुछ प्रभावशाली जातियों ने सारा लाभ ले लिया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है, ये संकेत देती है कि ओबीसी आरक्षण का 97% लाभ केवल 25% जातियों को मिला है। लगभग 983 ओबीसी जातियां ऐसी है जिनका केंद्रीय नौकरियों और शिक्षा में प्रतिनिधित्व 0% के बराबर है। जाति जनगणना इन अति पिछड़ों को उनकी संख्या बताएगी जिससे वे अपनी ही श्रेणी की ताकतवर जातियों से अपना हक मांगेंगे। यह सरकारों के लिए सिर दर्द है क्योंकि इससे उनके बने बनाए वोट बैंक टूट जाएंगे। सरकार बार बार 1992 के इंदिरा साहनी केस का हवाला देती है जिसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस 50% की दीवार को तोड़ दिया है। अब तर्क यह है कि यदि 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है तो पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं। जैसे ही आधिकारिक आंकड़ा 50% के पार जाएगा, पूरे देश में जितनी आबादी उतना हक का नारा संवैधानिक मांग बन जाएगा, जिसे खारिज करना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन होगा। अभी आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में है, जो कुल नौकरियों का मात्र 2 से 3% ही रह गया है। भारत की अधिकांश जीडीपी निजी क्षेत्र से आती है। जाति जनगणना यह साफ कर देगी कि प्राइवेट सेक्टर के ऊंचे पदों पर पिछड़ों और दलितों की उपस्थिति न के बराबर है। हर साल सरकार एससी एसटी सब प्लान के तहत बजट आवंटित करती है, लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। वर्तमान में बजट का आवंटन अनुमानित जनसंख्या पर होता है। यदि जनगणना में ओबीसी की संख्या 60% निकलती है तो सरकार को शिक्षा और छात्रवृत्ति के बजट को रातों रात 3 गुना करना पड़ेगा। सरकार इसे आर्थिक बोझ मानती है। बिना डेटा के सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार भले ही मना करे, लेकिन राज्यों ने अपनी राह चुन लिया है। बिहार की जाति जनगणना 2023 ने दिखाया कि वहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36% और ओबीसी 27% हैं, यानी कुल 63% पिछड़ी आबादी है। इसके तुरंत बाद बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। कर्नाटक ने 2015 में कांट राज आयोग के जरिए सर्वे कराया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लेकर आज भी विवाद है। सरकारें डरती है कि रिपोर्ट बाहर आते ही प्रभावशाली जातियों जैसे लिंगायत या वोक्कालिगा का वर्चस्व कम हो सकता है। सरकार पर एक आरोप यह भी है कि वह जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। जनगणना से यह भी पता चलेगा कि कितनी ऊंची जातियां असल में गरीब है और कितने पिछड़े असल में अमीर हो चुके हैं। एक तरफ सरकार आधार के जरिए हर नागरिक का बायोमेट्रिक डेटा रखती है, गति शक्ति के जरिए हर इंच जमीन का डेटा है, लेकिन जाति का डेटा मांगने पर इसे तकनीकी रूप से कठिन बताया जाता है। आलोचकों का कहना है कि जब सरकार जानवरों की गिनती कर सकती है, पेड़ों की गिनती कर सकती है, तो इंसानों की सामाजिक स्थिति गिनने में क्या समस्या है। यह प्रशासनिक अक्षमता नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। तो दोस्तों, जाति जनगणना केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के हक और अधिकार का सवाल है। अगर हमें एक आधुनिक भारत बनाना है तो हमें अपनी सामाजिक सच्चाइयों का सामना करना ही होगा। डेटा से डरना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार जैसे राज्यों ने अपनी जाति जनगणना कराकर एक मिसाल पेश किया है।
हालांकि उस पर भी कानूनी विवाद अभी जारी है। लेकिन एक बात साफ है, अब इस मांग को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या यह देश को पीछे ले जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।